हाँ, दुख वाली बात। न्याय दर्शन में दुख की परिभाषा लिखी है, बाधना लक्षणम दुखम। पहला चैप्टर, पहला आहनिक, 21वां सूत्र 21, उसमें यह परिभाषा लिखी है, बाधना लक्षणम दुखम। जो बाधा है, पीड़ा है, कष्ट है, ताप है, परेशानी है, जिसे हम भोगना नहीं चाहते और मजबूरन भोगना पड़ता है, उसका नाम दुख है। ये डेफिनेशन है दुख की। लोग कहते हैं सुख दुख क्या है, ये तो अपने मन की बात है, झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं सुख दुख तो अपने मन की बात है। एक चीज में कोई दुख मानता है तो उसके लिए दुख है, जो सुख मानता है उसके लिए सुख है। ये बात झूठ है। दुख की अपनी सत्ता है, सुख की अपनी सत्ता है। आप मानो या मत मानो, दुख तो दुख ही है। जब सर में चोट लगेगी, खून निकलेगा, 3 स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे, तब आप खुश कर ले, कब आप सुख की कल्पना कर लेना, तब कहना हाँ हाँ बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, वाह वाह क्या बात है, तब करके दिखाना, तब पूछेंगे, तब मानेंगे हाँ ये सुख काल्पनिक है या दुख काल्पनिक है। तब आप उसको अपनी कल्पना से सुख नहीं बना पाएंगे। जब सर में चोट लगेगी, सर फटेगा ना, तब आप अपनी कल्पना से उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। जब कोरोना हो जाएगा, 104 डिग्री का बुखार आ जाएगा, तब देखेंगे आप दुख की सत्ता मानते हैं कि नहीं मानते। तब आपकी कल्पना से वो सुख नहीं बनेगा। और जब आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, तब आप उसको कल्पना से दुख नहीं बना सकेंगे, कोई भी नहीं बना पाएगा। तो सुख दुख की अपनी सत्ता है। नमस्ते, आइए बेटा, आप आगे आ जाओ इस तरफ। हाँ चलो, आप यहां बैठे, ठीक है। जो बैड फीलिंग है, बैड फीलिंग, उसका नाम दुख। जो गुड फीलिंग है, उसका नाम सुख। ये परिभाषा है सुख और दुख की। हाँ, एक फील्ड ऐसा भी है जहां आप अपने विचारों से सुख दुख को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। एक फील्ड है वो अलग, और एक ये भी अलग है। दोनों सच्ची बात है। तो जो लोग केवल इधर ही आधा ही मानते हैं वो गलत है, वो भ्रांति में। आपको मेडल तो मिला एक बार, अब उसको याद कर करके खुश हो रहे हैं 20 बार। 19 बार जो खुश हो रहे हैं वो तो काल्पनिक है, पर एक जो पहली बार मिला था वो असली था, वो काल्पनिक सुख नहीं था। ठीक है ना। एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, झूठा आरोप लगा दिया, आपको बड़ा दुख हुआ, ये असली दुख है। अब उसको आप 19 बार याद करके दुखी हो रहे हैं, वो काल्पनिक है। वो आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं, वो आपके हाथ में। पर जो पहली बार हुआ था ना असली दुख, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसको वो व्यक्ति चेंज कर पाएगा जो तत्वज्ञानी है। वो उस दुख को भी ब्रेक लगा देगा। वो हर एक के बस का नहीं है, कोई कोई कर सकता है। जिसके पास तत्व ज्ञान, ट्रू नॉलेज है, वो रोक सकता है, हर आदमी नहीं रोक सकता। बोलिए। हाँ, चोट लगी ना, हाँ वो फिजिकल है, उसको भी एक सीमा तक आप रोक सकते हैं। अगर आपको 99 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है तो आप उसको सहन कर लेंगे। 100 डिग्री हो तो भी सहन कर लेंगे, 101 हो जाए तो भी कर लेंगे, पर 104 को नहीं सहन कर पाएंगे। उसको आप अपने मन से नहीं चेंज कर पाएंगे। वो तो आपको दुख देगा ही देगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी की एक लिमिट है। उस सीमा से आगे आप नहीं कर सकते। तो ये बात है। तो सुख दुख दोनों हैं, मानसिक भी है और शारीरिक भी है, वास्तविक भी है, कुछ काल्पनिक भी है। जो काल्पनिक वाला है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर वास्तविक को तो नहीं हटा सकते, वो तो भोगना ही पड़ता है। इन्हीं दुखों से छूटने के लिए तो मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो यहीं न रह लेते सारे। मोक्ष के लिए मेहनत क्यों करते, सब यहीं रह लेते। जो भी दुख आता उसको मोल्ड करके सुख बना लेते तो मोक्ष में जाने की जरूरत क्या है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो जाना पड़ रहा है, इसलिए सारी तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हो गया एक प्रकार का दुख।
दो प्रकार का दुख, कुछ बाह्य कारणों से, कुछ आंतरिक। बाहर से गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, चोट लग रही है, ये बाहर के दुख हैं। और मन में चिंता है, तनाव है, टेंशन है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये अंदर के दुख हैं। इस एंगल से देखें तो दो तरह का दुख हुआ। ये भी शास्त्र में है, हाँ, शास्त्र में चलती रहती है, बाह्य और आंतरिक कारणों से होने वाले दुख। योग दर्शन में है इसकी चर्चा। सांख्य दर्शन के पहले सूत्र में 3 प्रकार के दुख बताए, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। तो ये 3 तरह के दुख हो गए। वो 4 तरह के दुख हुए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 हो गए। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये चौथा है। गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 हो गए हैं। ये 2:15, हाँ, दूसरा पाद है, सूत्र 15 है। 5 दुख जो हैं वो 5 क्लेश हैं, इनको भी दुख बताया। क्लेश भी दुख ही तो है। तो अविद्या, अस्मिता, ये 5 नाम लिखिए। अविद्या, अस्मिता, राग, आइए थोड़ा आगे आ जाओ, आगे विधि, बेटा आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अविद्या 1, अस्मिता 2, राग 3, द्वेष 4, 5वां अभिनिवेश। अभिनिवेश, ये 5वां दुख। ये 5 क्लेश कहलाते हैं, ये भी दुख हैं। ये योग दर्शन में इसकी चर्चा है, दूसरा चैप्टर है, सूत्र है 4था, दूसरे चैप्टर में 4था सूत्र है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धाराणाम, हाँ, ये 4था है। और इससे पहले तीसरे में 5 नाम लिखे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, पंचक्लेशा, तीसरे सूत्र में। ठीक है, तो ये सारे लिखे हैं ऋषियों ने, शास्त्रों में ये सारे दुख लिखे। और बोलिए। यस यस। कट, हाँ, डिस्कनेक्ट किया। मतलब वो दवाई से किस तरीके से ऐसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक बात, ठीक बात। तो वैसे सन्निकर्ष तो, हाँ, ठीक है। देखिए, एक है सूक्ष्म शरीर, उसमें 18 चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 18 चीजें। और ये है स्थूल शरीर, इसमें आंख, नाक, कान, ये त्वचा आदि, ये हैं, ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों के ऑफिस हैं, ये उनके कार्यालय हैं। इनके अंदर जो असली शक्तियां बैठती हैं देखने सुनने वाली, वो हैं इंद्रियां। ये तो उनके गोलक हैं, ऑफिस हैं। पर ये दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे आपकी पेन ड्राइव है, तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में डालेंगे तभी वो चलेगी, उसके बिना तो नहीं चलती। तो दोनों मिलके काम करते हैं ना, पेन ड्राइव भी चाहिए और फिर पीसी भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, मॉनिटर वगैरह, तब काम करते हैं। तो ऐसे ही मूल इंद्रियां भी चाहिए, उनके गोलक भी चाहिए, ये दोनों मिलके काम करेंगे। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये सारे तंत्रिका तंत्र सिर से पांव तक पूरे शरीर में फैला हुआ है। यहां सुई चुभाओ तो नाड़ियों से मैसेज जाता है यहां ब्रेन को, ठीक है। मेडिकल साइंस की भाषा में यहां सुई चुभाएंगे तो यहां से मैसेज यहां तक जाएगा।
अब ब्रेन के अंदर अलग अलग पोर्शन हैं जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का अनुभव करते हैं। वो मैसेज वहां से लेके मन को पहुंचाते हैं, मन आत्मा को पहुंचाता है। तो ये कनेक्शन इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब वो एनेस्थीसिया देकर क्या करते हैं, ये जो सेंटर है उसको निष्क्रिय बना देते हैं। उसके जो मैसेज यहां से आ रहा था मैसेज, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो यहां से मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं। दवाई से उस नस को निष्क्रिय कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो वो मैसेज जाना बंद हो जाता है। जब ब्रेन को मैसेज मिला ही नहीं, तो ब्रेन से मन को नहीं मिला, मन को नहीं मिला तो आत्मा को भी नहीं मिला। इसलिए फिर वो ऑपरेशन करते रहते हैं, काटपीट करते रहते हैं, उस आत्मा को पता ही नहीं चलता, मैसेज जाना बंद हो गया। तो वो दवाई क्या करती है, इन नसों को वो निष्क्रिय करती है। इस तरह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, स्थूल ना, स्थूल से स्थूल के अंदर डिस्कनेक्शन होता है और उसके लिए दवाई कैपेबल है। वो उसको डिस्कनेक्ट कर देती है, डीएक्टिवेट कर देती है, फिर वो मैसेज जाता ही नहीं। तो ब्रेन तक ही नहीं पहुंचा तो फिर आगे मन तक कहां पहुंचेगा, वो फिर वहीं ब्लॉक हो जाता है। तो आगे फिर आत्मा को मैसेज नहीं मिलता, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चलता। काटते रहो, जो करना करते रहो। ठीक है, और बोलिए। बोलो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। उनका अटैक स्थूल तक ही है बस, सूक्ष्म को तो वो जानते ही नहीं। सूक्ष्म मन कहाँ है वो तो साइंस वालों को पता ही नहीं, उसको समझ ही नहीं पाया अभी तक। ये सूक्ष्म मन क्या है वो तो दो दो तीन तीन बता रहे हैं। एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, वो तो तीन तीन बता रहे हैं, जबकि है एक। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्या दवाई किस तरीके से इंद्रियों को मन के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, वो ब्रेन को डिस्कनेक्ट करती है, इस मैसेज जाने को ब्रेन से कट कर देती है, तो ब्रेन को पहुंचता ही नहीं मैसेज, ऐसा। हाँ जी, और बोलिए। वो मशीन से नहीं कर सकते, मशीन से नहीं कर सकते आप, दवाई से नहीं कर सकते, उसको विचारों से कर सकते हैं। आत्मा जो विचार करता है उससे वो सूक्ष्म को कंट्रोल कर सकता है, विचार से। हाँ, चिंतन से, विचार से, ज्ञान से, उससे वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे मन है, मन में सत्व रज तम तीनों हैं, हर वस्तु में तीनों पार्टिकल्स हैं। अब मैं एक ऐसा विचार करूंगा, मैं अपने मन के अंदर सत्व को उभार लूंगा, उसको अपने विचार से कंट्रोल कर लूंगा। फिर किसी ने मुझे कुछ और कह दिया उल्टा सीधा, तो वो सुनकर मेरे मन के अंदर जो तमोगुण है वो उभर जाएगा। किसी ने झूठा आरोप लगाया, गाली दी, अपमानित किया, तो मेरे मन में जो तमोगुण है ना वो उभरेगा और मैं अपने विचार से उसको फिर दबा लूंगा, क्योंकि मुझे वो टेक्निक मालूम है। मेरे पास वो टेक्निक है कि मैं उस तमोगुण को जो उभर रहा था उसको दबा लूंगा, रजोगुण उभर रहा था मैं उसको दबा लूंगा। तो मैं सूक्ष्म शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपनी इच्छा से मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, पर ये मेडिकल वाले तो उसको जानते ही नहीं, न उनके पास कोई ऐसी दवाई है जिससे वो उसको प्रभावित कर लें। स्थूल शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, वो रोज करते ही है ना, एनेस्थीसिया देकर वो इसको तो प्रभावित कर लेते हैं। और बीसियों दवाई खिलाकर कभी बीपी बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे, वो इसको तो कर सकते हैं स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर को वो नहीं जानते, वो कुछ नहीं कर सकते। जी बोलिए। किसमें? ब्रेन ऑफिस है, मन उसके अंदर बैठा ऑफिसर है। ये एक ऑफिस है, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स हैं। ठीक है ना, आपके ऑफिस में कई चैम्बर है, एक में आप बैठते हैं, एक में आपका पार्टनर बैठता है, एक में आपका स्टाफ बैठता है, एक में आपका नौकर बैठता है, एक में पानी पिलाने वाला बैठता है। तो कई सारे चैम्बर्स हैं, अलग अलग चैम्बर में अलग अलग लोग बैठते हैं। तो ब्रेन तो एक ऑफिस है, इसके अंदर एक चैम्बर है जहां पर हमें रूप की अनुभूति होती है। आंख से जो मैसेज आता है उसको हम यहां महसूस करते हैं। एक सेंटर में रस की अनुभूति करते हैं, एक में गंध की करते हैं। इस तरह से ब्रेन तो एक बड़ा ऑफिस है, उसमें कई सारे सेक्शन हैं।
और उन इंद्रियों के सेंटर वहां बने हुए हैं। तो कोई रूप का अनुभव करता है, कहीं रस का, कहीं गंध का, कहीं स्पर्श का। एक पोर्शन है जिसमें थिंकिंग होती है, विचार चलते हैं। एक पोर्शन है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें बुद्धि बैठती है, वो बुद्धि का ऑफिस है। जो मन का ऑफिस है उसमें थिंकिंग होती है, बुद्धि वाले ऑफिस में डिसीजन लिए जाते हैं। और एक अहंकार है, वो शायद ब्रेन में नहीं है, वैसे उसका स्थान कोई लिखा तो नहीं है शास्त्र में, पर एक ऊहा लगती है जो अहंकार है। मन बुद्धि अहंकार तीन अंतःकरण है ना, तो मन का ऑफिस तो यहां लगता है, क्योंकि मन से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, या मेमोरीज रिकॉल करते हैं, स्मृतियां उठाते हैं। तो स्मृति उठाना, चिंतन करना, वो तो इसी भाग से होता है। इस कंधे से आप विचार नहीं कर सकते, इस कंधे से आप स्मृति नहीं उठा सकते, वो सब काम तो इसी सेंटर में होता है। और डिसीजन लेना हो तो वो भी बुद्धि से ही होता है, वो भी ब्रेन से ही होता है। तो बुद्धि और मन का ऑफिस तो यहां लगता है, इस हिस्से में। पर जो अहंकार है उसका ऑफिस यहां नहीं लगता, उसका ऑफिस यहां लगता है। जब कोई पूछता है ये काम किसने किया, तो आप कहते हैं मैंने किया। तो मैं को बताते समय आप यहां हाथ मारते हैं छाती पे, ये नहीं कहते मैंने किया कोई नहीं कहता मैंने किया। अहंकार जो है वो अहम मैं की अनुभूति कराता है, मैं की अनुभूति अहंकार कराता है। और जब हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं भाई ये काम किसने किया, आप कहते हैं मैंने किया। जब तक मैं बैठा हूं तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा है? जब तक मैं जिंदा हूं तू हाथ तो लगा के देख। तो यहां हाथ मारते हैं छाती पे। इससे ऐसा लगता है कि अहंकार का ऑफिस यहां होना चाहिए, बाकी प्रमाण नहीं है कुछ भी, एक ऊहा है। ठीक है। आंतरिक दुख जो होता है वो आत्मा को पर होता है या मन के ऊपर उसकी छाप होती है, संस्कार होता है, या क्या होता है? आंतरिक दुख हो चाहे बाह्य दुख हो, कोई भी दुख हो, अनुभूति आत्मा को होती है। उसको अनुभव करने का साधन मन और बुद्धि है। तो जब कभी कभी कहते हैं कि मन के पीछे शरीर चलता है, मतलब दुख, आंतरिक दुख होता है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। शरीर हाँ, ये ठीक है, जो मतलब खराब हो जाता है या शरीर ठीक है, असर हो जाता है, ठीक है। तो वो साइंटिफिकली कैसे हो रहा है, मतलब किस तरीके से अंदर की शरीर का असर? वो ऐसे होता है जैसे मान लो एक आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्सा जो है मानसिक रोग है, आयुर्वेद में इसको मानसिक रोग बताया। क्रोध को, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे मानसिक रोग हैं, है ना। हाँ, अब मन में गुस्सा आया, तो जब गुस्सा आएगा ना तो उससे क्या होगा, मन में रजोगुण बढ़ेगा। सत्व रज तीनों हैं उसमें, तो सत्व तो दब जाएगा, रजोगुण उभर जाएगा। उस मन में रजोगुण के उभरने से ये जो ब्रेन है इसमें भी उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि मन का कनेक्शन ब्रेन के साथ है, ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो यहां भी रजोगुण उभरेगा ब्रेन में। जब ब्रेन में रजोगुण उभरेगा तो उसका इफेक्ट ब्लड पे होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, नब्ज की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसे पड़ता है प्रभाव मन का शरीर पे और शरीर का मन पे, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जब 104 डिग्री का बुखार आएगा तो ये शरीर का रोग है, बुखार। जब शरीर का बुखार आएगा तब आपको कहेंगे भाई ये मैथ्स का ये सवाल है, जरा हल कर दो ना। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार में आप मैथ्स का सवाल हल कर देंगे? आप कहेंगे बाबा पीछा छोड़ो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे सोने दो मुझे आराम करने दो। जबकि बीमारी तो शरीर में है, पर आपका मन काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है, बुखार में दिमाग काम नहीं करता है, और गुस्से में फिर आपका शरीर फड़फड़ाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं, शरीर से मन, मन से शरीर। आज जो रोग बढ़ रहे हैं लोगों को, तो आज के मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आजकल जो रोग हैं ये साइकोसोमेटिक रोग हैं। ये शुरू होते हैं मन से, बाद में उसका शरीर पे असर आता है। जो डायबिटीज है ये तनाव से पैदा होती है, ऐसा बता रहे हैं। अब तनाव तो मानसिक है,
और उसका प्रभाव शरीर पे आ रहा है। देखो डायबिटीज हो रही है, तनाव से हो रही है, मानसिक रोग से शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। और एक आदमी मन से अगर खुश रहे, तनाव में ना रहे, तनाव मुक्त रहे, तो उसको डायबिटीज नहीं होगी, वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आयु भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से दोनों पर प्रभाव पड़ता है, शरीर का, मन का। ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज मन का मतलब विक्षेप होना वो डायबिटीज हो जाता है। हाँ जी। एक कारण है और भी कारण, हाँ और भी हैं, पर उसमें से एक कारण ये भी है जिससे ये पता चल रहा है कि मन का शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब इसलिए डॉक्टर भी कहने लग गए चलो भाई थोड़ा मेडिटेशन कर लो थोड़ा तनाव दूर कर लो। मेडिटेशन करेंगे तनाव कम रहेगा, तो खुश रहेंगे तो बीमारी कम आएगी शरीर में।